हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज से जो हम देखने वाले हैं जिन चैप्टर्स को, वो होने वाली है कुछ हमारी ऐसी बॉडीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी माइनॉरिटीज़, वुमेन, ठीक है। देन के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में हम सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। साइड बाय साइड मैंने आपको ये कुछ स्टेचूटरीज़ और कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी भी दी है। ये सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है, इनके बारे में भी हम लोग एंड में बात करेंगे इसी सीरीज़ के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करते हैं, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये बॉडी क्या है, चैप्टर नंबर 43 हमको देखने को मिलता है इंडियन पॉलिटी की लेटेस्ट 7th एडिशन का, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं प्रेजेंटली जो 29 चीफ्स इलेक्शन कमीशन हैं, ज्ञानेश कुमार, वो देखने को मिलते हैं। इनके साथ इनके दो कलीग्स, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन डॉक्टर विवेक जोशी एंड डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। ये हैं कुछ हमारे इलेक्शन कमीशन। अभी मतलब इलेक्शन जो कमीशन जो है ओवरऑल 3 मेंबर्स की मल्टीपल बॉडी है, या मल्टी मेंबर बॉडी देखने को 3 मेंबर, एक चीफ इलेक्शन कमीशन है और 2 उनके एडिशनल इलेक्शन कमीशन है जो उनको असिस्ट करते हैं। ये आप लोगों देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और ये ऑफिस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कि दिल्ली में प्रेजेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई होगी, जी हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट और गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इलेक्शन कमीशन टू सुपरिटेंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इनके इलेक्शंस को सुपरिटेंड करना, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 324 इनको ये पावर देता है, ठीक है। इसका मतलब सेंट्रल लेवल के इलेक्शन भी ये कंडक्ट कराती है, स्टेट लेवल के भी इलेक्शन कंडक्ट कराती है, इसीलिए हम इसको ऑल इंडिया बॉडी भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटर और स्टेट के लिए क्या है, ये कॉमन बॉडी देखने को मिलती है। अब इसके अलावा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के तो करा ही नहीं। अब लोकल लेवल पे हमने पढ़ा था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो म्यूनसिपालिटी और पंचायत लाई गई थी, तो उनके इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं। उनके इलेक्शन जो हैं एक और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको हम स्टेट इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, वो क्या कराते हैं, पंचायत और म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल पे जो लोकल बॉडी के स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं, और सेंटर और स्टेट लेवल के जो बॉडीज़ हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, उनके कौन कराते हैं, इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया क्या कराते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा बेसिक ओवरव्यू है। देखिए परमानेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमें देखने को मिलती है, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ कंपोजिशंस की, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या करता है, पावर देता है इलेक्शन कमीशंस को कि वो क्या कर सकता है, सुपरिटेंडेंट कंडक्ट करा सकता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब इसके अंदर कौन कितनी बॉडीज़ होती हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि द इलेक्शन कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द सच नंबर ऑफ द अदर कमिश्नर एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, यानी प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमीशन प्लस अदर इलेक्शन कमीशन कितने होंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। बस इतना ही बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद अपॉइंटमेंट है ये चीफ इलेक्शन कमीशन की, और जो अदर इनके एडिशनल इलेक्शन कमीशन हमको देखने को मिलेंगे, कौन करेगा, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करने वाले हैं। कोई एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर है जिसको अपॉइंट करना है तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिए, तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स, वो उनके लिए क्या होंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन एज ए चेयरमैन का काम करने वाले, उनके हेड के तौर पे काम करेंगे। बट नेवरदलेस इन तीनों की पावर ऑलमोस्ट हमको सेम देखने की बोलेगी। जब डिसीजन मेकिंग होगा आगे हम पढ़ेंगे, मेजोरिटी से कोई भी डिसीजन जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके रीजनल कमीशन भी या नेशनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, जो क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन को हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे। तो रीजनल कमीशन भी एस्टेब्लाइज किया जा सकता है, बट करेंगे कौन, प्रेसिडेंट किससे सलाह लेंगे, इलेक्शन कमिश्नर्स से,
ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनके टेन्योर्स और सर्विस कंडीशन क्या है डिटरमाइन की जाएगी। और वो करेंगे कौन? प्रेसिडेंट। बट किसके थ्रू? पार्लियामेंट्स के थ्रू लॉ बना के। और एक बार सर्विस कंडीशन डिफाइन कर दी तो उसको फिर से चेंज नहीं किया जा सकता जब तक वो जो इलेक्शन कमीशन है वो रिटायर नहीं हो जाते। जब तक एक बार उनको अपॉइंट कर दिया तो उनकी सर्विस कंडीशन फिक्स होगी, एंड तक उसके अंदर जो है वो चेंजेस नहीं लाए जा सकते। याद रखना, फिक्स टेन्योर एंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देखने को मिलता है किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है। अब देखिए इनिशियली क्या किया जा गया, जब 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया तब से लेकर 1989 तक इलेक्शन कमीशन तो था वो सिंगल मेंबर बॉडी थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को हमको मिल रहे थे। यानी कि 1950 से 1989, वही 15 अक्टूबर टू बी प्रिसाइज, 1989 तक क्या था? सिंगल मेंबर बॉडी थी इलेक्शन कमीशन की, और वो सिंगल मेंबर कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। बट 16 अक्टूबर से क्या होता है? प्रेसिडेंट जो है वो मोर 2 मेंबर या 2 एडिशनल इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि वोटिंग एज जो है वो भी क्या की गई थी 1988 के अंदर 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी। तो सीधी सी बात है, अभी तक 21 ईयर्स थी मिनिमम वोटिंग की एज, अब वो 18 हो चुके, यानी कि नंबर ऑफ़ वोटर जो है वो बढ़ेंगे, यानी कि काम भी बढ़ेगा। इसीलिए चीफ इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए 2 इलेक्शन कमीशन भी अपॉइंट किए गए थे। कब? 16 अक्टूबर 1989 से। तो अब ये चीफ इलेक्शन कमीशन 1 और 2 एडिशनल इलेक्शन कमीशन यानी 3 मेंबर बॉडी बन गई थी। क्यों? क्योंकि वोटिंग एज रिड्यूस की थी फ्रॉम 21 टू 18 अगेन। बट क्या किया गया? जनवरी 1990 के अंदर ये 2 एडिशनल कमीशन जो अपॉइंट किए गए थे उनको वापस से रिमूव कर दिया, तो वापस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही रहेगा इसमें, यानी सिंगल बॉडी बन गई। बट अगेन क्या किया गया 1993 में प्रेसिडेंट ने वापस से 2 इलेक्शन कमीशन और अपॉइंट कर दिए, तो वापस से चीफ इलेक्शन कमीशन 1 + 2 इलेक्शन कमिश्नर 3 मेंबर बॉडी बन चुकी है। और टिल डेट यानी कि अभी तक भी ये 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें 1 इलेक्शन कमिश्नर, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलते हैं, जो हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर अभी देखा। ठीक है, ये वाले। ठीक है, तो इसके अंदर ये फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिल रहे हैं हमको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 एडिशनल या फिर इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिल रहे हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये इलेक्शन कमिश्नर, टोटल 3 मेंबर्स की बॉडी हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट, इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक लेजिस्लेशन भी देखने को मिलता है, जिस लेजिस्लेशन को हम लोग बोलते हैं द इलेक्शन कमिश्नर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट है 1991 का। उसके अंदर कुछ प्रोविजन सेटअप किए गए। द इलेक्शन कमीशन एक्ट ऑफ 1991 स्टेचुटरी एक्ट है, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था 1991 में। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं क्या, कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और अदर 2 एडिशनल इलेक्शन कमीशन जो देखने को मिल रहे हैं उनका क्या होगा? इक्वल पावर एंड इक्वल सैलरी अलाउंसेस और अदर प्रिविलेजेस देखने को मिलेंगे, विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर्स हो, इन सभी की सैलरी अलाउंसेस क्या होंगे? सेम होंगे। किसके जितने? सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके जितने होने वाले हैं। किस में लिखा है? ये एक्ट में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, याद रखना। इसके अलावा अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है इनके बीच, ये कुछ और बोल रहे हैं, ये 2 कुछ और बोल रहे हैं, तो क्या होगा? डिसीजन जो है वो मेजोरिटी से लिया जाएगा। मेजोरिटी से डिसीजन मतलब 2 इलेक्शन कमीशन जो बात पर सहमत होंगे वो डिसीजन फाइनल होगा, तो मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है। ऐसा नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ज़्यादा पावर देखने को मिलती है। ठीक है, और इनकी ऑफिस की बात करें कब तक ये होल्ड कर सकते हैं ऑफिस, तो 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, दोनों में से जो पहले हो जाता है उसके अंदर क्या होंगे? ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। प्लस ये रिज़ाइन भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देके रिज़ाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स में जो अर्लियर हो जाएगा उसमें इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई 60 ईयर्स के, 60 ईयर्स में बोला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, तो इन दोनों में से पहले कौन सा हो जाएगा? 65 ईयर, 5 साल में वो 65 ईयर्स के हो जाएंगे, तब वो रिटायर हो जाएंगे, भले 6 ईयर्स नहीं हुआ है। या फिर लेट से अगर वो 58 ईयर्स के अंदर बनते हैं इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन, तो 6 साल पहले हो जाएंगे, क्योंकि 65 ईयर्स तो लेटर होंगे, 6 साल पहले हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? वो अराउंड 60 कितने के अंदर बताइए? 64 ईयर्स के अंदर रिटायर हो जाएंगे। भले 65 नहीं हुए पर 6 साल तो उनको हो गए सर्विस करते करते, तो हो जाएंगे। प्लस अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी वो दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक्ट के अंदर लिखी गई है कि भाई 6 और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर रिटायरमेंट हो जाने वाला प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने पर मेजोरिटी वोटिंग के साथ क्या होगा? डिसीजन होगा, यानी कि 2 इलेक्शन कमीशन 2 मेंबर जिस
फेवर करेंगे जिस डिसीजन को वो लिया जाएगा। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन हो या इलेक्शन कमीशन हो, इन सब की पावर क्या है, सिमिलर रहने वाली है। सैलरीज अलाउंस भी सिमिलर रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के जज के, ये सारी चीज़ें किस में लिखी है, एक्ट में लिखी है जो 1991 का था, द इलेक्शन कमीशन एक्ट, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। याद रखना, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ ऐसे प्रोविज़न देता है किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन को, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। सीधी सी बात है यार, इलेक्शन कमीशन का मेन रोल क्या है, इलेक्शन कंडक्ट कराना फ्री एंड फेयर में है। और इलेक्शन के थ्रू अगर फ्री एंड फेयर होंगे इलेक्शन, तभी तो हमें पता चलेगा हम जिस रिप्रेजेंटेटिव को वोट डाल रहे हैं वही हमारा लीडर बन रहा है। अगर ये लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे तो ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के लिए के अंदर इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत ही क्रूशियल होता है, ठीक है। इसीलिए इनका इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ही ज़रूरी है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इलेक्शन कमीशन जो है उसको कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करता है, उनकी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियलिटी को क्या करता है कि वो इंडिपेंडेंटली इम्पार्शियली फंक्शन कर सके, उसको भी इंश्योर करता है। किसके थ्रू, कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं उनको एडवांटेजेस दिए गए हैं, सिक्योरिटीज़ दी गई है जिसके थ्रू वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उनको क्या किया गया है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड की गई है, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता उनकी पोजीशन से, एक्सेप्ट इन द सेम मैनर इन द सेम ग्राउंड ऑन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव करते हैं वैसे ही चीफ इलेक्शन कमीशन को भी क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। गवर्नमेंट चाहेगी तब उसको रिमूव नहीं करेगी, ठीक है। ग्राउंड्स क्या होंगे, और हमें पता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उनको कैसे रिमूव किया जाता है, इम्पीचमेंट के थ्रू। कभी रिजोल्यूशन पास किया जाता है बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद द स्पेशल मेजोरिटी, और दो ही ग्राउंड्स हो सकते हैं, एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये दो ग्राउंड पे उनको रिमूव किया जा सकता है। यानी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इंश्योर किया जाता है। भाई प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो मायने नहीं रखता है, यानी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। इसके अलावा उनकी सर्विस कंडीशन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की, उसको क्या है, एक बार उनको अपॉइंट कर दिया तो उसके बाद वो चेंजेस नहीं की जा सकती। तुम ऐसा कर सकते हो, भाई सैलरी लेट से 2.5 लाख है, एक बार अपॉइंट कर दिया तुम उनकी सैलरी घटा के 1.5 लाख कर दो, तो यहाँ से वो इन्फ्लुएंस होंगे, यस इन्फ्लुएंस होंगे, भाई 1 लाख कम आ रहा है तो सीधी सी बात है वो फेवर में काम कर सकते हैं। इसीलिए 2.5 लाख है तो भाई 2.5 लाख ही रहने वाली है, उसको कम नहीं किया जाएगा एक बार अपॉइंटमेंट हो गई तो। किसकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। इसके अलावा एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और द रीजनल कमिश्नर जिसको भी अपॉइंट किया जाता है, उनको अगर रिमूव करना हो उनकी ऑफिस से तो चीफ इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसका मतलब भाई चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना है तो पूरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करना पड़ेगा। बट इलेक्शन कमीशन है या फिर लेट से रीजनल कमिश्नर भी अपॉइंट किए गए, इनका क्या, इनको रिमूव करना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछना पड़ेगा। इसका मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करने के लिए जो हम जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाली प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो इनके लिए फॉलो नहीं होती है, यानी कि इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे उनको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है, सेम ग्राउंड्स पे, बट किससे पूछा जाएगा, प्रेसिडेंट किससे पूछेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछेंगे, ठीक है। यानी कि इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है ये इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमीशन की हमें नहीं देखने को मिलती। ये कमिश्नर अभी नहीं है पर इलेक्शन कमीशन तो है 2, ठीक है, जो हमने पहले भी बात की है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो इंडिपेंडेंट इंश्योर करती है उनकी। फॉर एग्जांपल, दो द कॉन्स्टिट्यूशन इज साउट टू सेफगार्ड एंड द इंश्योर द इंडिपेंडेंस और द इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, सम फ्लॉज भी हमें देखने को मिलते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स के अंदर। क्या भाई, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, किसके, मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर जो हैं उनकी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब नहीं करता, तो ये फ्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कोई भी ऐसा टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है कि भाई स्पेसिफाइड टर्म्स होना चाहिए कि इतने समय के लिए इलेक्शन कमीशन जो है उनको अपॉइंट किया जाए। टेन्योर जो है वो क्या कर रहा है, 1991 का एक्ट जो है वो इंश्योर कर रहा है। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है कि 6 या 65 ईयर्स जो भी पहले उसमें रिटायर हो जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल रहा है, ये एक्ट बोल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक फ्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये बात ही नहीं कर रहा है सिक्योरिटीज़ की। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर हो गया फ्रॉम द एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं बोलता है कि भाई अगर तुम रिटायर हो गए इलेक्शन कमीशन से या चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसमें साइलेंट है। यस, लॉज एक्ट ऐसे बनाए गए जो उनको क्या करते हैं, थोड़ा कूलिंग पीरियड की बात करते हैं, भाई रिटायरमेंट हो गए तो सर्टेन टाइम तक दूर रहो पॉलिटिकल पोस्ट से, उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कूलिंग पीरियड कोई दिया नहीं है। तो ये हम बोल सकते हैं थोड़ा लूप होल्स है फॉर द
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा हमें एक जजमेंट देखने को मिल रहा है अनूप बरावाल केस, जो कि 2023 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भाई ये जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली काम कर सके, उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपॉइंटमेंट की एक प्रोसीजर बना दी। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, इन द अनूप बरावाल केस ऑफ 2003, कि भाई इलेक्शन कमीशंस और साथ साथ के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स सब के लिए इनको अगर अपॉइंट किया जाएगा तो गवर्नमेंट नहीं करेगी, 3 मेंबर की कमेटी होगी वो अपॉइंट करेगी। 3 मेंबर में कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे, एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा होंगे, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा वो होंगे, और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये 3 मेंबर की कमेटी क्या करेगी? डिसाइड करेगी कि आने वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, और ये रिकमेंडेशन दी जाएगी प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उनको अपॉइंट करेंगे, और यहाँ भी मेजोरिटी डिसीजन लिया जाएगा। और ये चीज़ें, ये जो कमिटीज़ है वो कब तक काम करेगी? जब तक पार्लियामेंट कोई प्रॉपर लॉ नहीं बना देती तब तक ये कमिटीज़ काम करने वाली हैं, ठीक है। और साथ साथ में ये जजमेंट ने ये भी दिया, एक तो ये कमेटी डिसाइड करी और साथ में जजमेंट ने ये भी बात किया कि भाई रिमूवल्स के जो ग्राउंड्स हैं किसके? इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग, पर इलेक्शन कमीशन की तो कोई सिक्योरिटी टेन्योर थी नहीं ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये केस में ये भी बोला कि भाई ये जो इलेक्शन कमीशन है उनका ग्राउंड भी क्या होने वाला है? सेम होने वाला है एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये चीज़ भी जजमेंट के थ्रू, अनूप बरावाल केस के थ्रू क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, ठीक है। इसके अलावा कंडीशन ऑफ सर्विस जो है इलेक्शन कमिश्नर्स की, वो भी क्या होगा? सेल नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बाद उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस भी वेरी नहीं की जाएगी। और ये सारी चीज़ें कब तक रहेगी? जब तक पार्लियामेंट को लॉ नहीं बना दी। ये सारी चीज़ें बोली थी अनूप बरावाल केस इन 2023। किसने बोली थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोली थी। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? तुरंत जो है पार्लियामेंट ने क्या किया? लॉ बनाया, यानी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया इन शॉर्ट पार्लियामेंट में पास करके। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? ये जो अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर है उसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला भाई नहीं, हम डिसाइड करेंगे पार्लियामेंट में लॉज बना के कि भाई जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके अपॉइंटमेंट के लिए एक एक्ट लाया गया, लॉ लाया गया। उसमें बोला गया भाई इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में अगेन 3 मेंबर्स होंगे, बट इस बार प्राइम मिनिस्टर होंगे, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन तो होने वाला, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कौन होंगे? एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होंगे। ये 3 मेंबर्स क्या करेंगे? मेजोरिटी से डिसीजन लेंगे, और डिसीजन लेने के बाद वही इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ये तो गवर्नमेंट के ही मिनिस्टर्स हुए, तो ये तो सीधी सी बात है मेजोरिटी से डिसीजन, यानी कि 2/1 हमेशा होने वाला है। एलओपी भले फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह वो क्या करेंगे? हमेशा साथ में ही काम करेंगे, एक ही पार्टी के। एलओपी राहुल गांधी, तो ये तो अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फिर भी क्या हो रहा है? बहुत इजीली अपॉइंटमेंट हो जा रही है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरावाल केस के अंदर बोला था इसकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए एमएचए की जगह, बट उसको हटा के पार्लियामेंट ने तुरंत लॉ पास किया। इसका मतलब जब इनकी बारी आती है, इनके साथ पावर छीनी जाती है इनसे, तो तुरंत क्या करते हैं? लॉज बना के गवर्नमेंट काम कर देती है, जो इसके अंदर भी किया गया। तो प्रेजेंटली याद रखना, एक्ट है जिसके थ्रू चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं। 3 मेंबर की कमेटी होती है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है? हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलती है। प्रेजेंटली इस तरीके की कमिटीज़ क्या करती है? अपॉइंट करती है ऑफ द चीफ इलेक्शंस कमिश्नर। कुछ पावर्स एंड फंक्शंस भी देखने को मिलते हैं हमको, किसके? चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या फिर इलेक्शंस कमिश्नर्स के, ठीक है। पहला पावर तो क्या है भाई? इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। किसके? प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। इस रिस्पेक्ट के अंदर इनके पास 3 पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वाज़ी जुडिशियल पावर। क्या क्या है पावर? तो देखिए, सबसे पहला इलेक्शंस की टेरिटरीज़ क्या होगी, एरियाज़, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ क्या होगी, बाउंड्रीज़ क्या होगी, डिलिमिटेशन किस बेसिस पे बनाया जाएगा, वो सब डिसाइड करने की पावर है इलेक्शन कमीशन के पास। इसके अलावा प्रिपेयर एंड द पीरियोडिकल रिवाइज द इलेक्टोरल रोल, ठीक है। इलेक्टोरल रोल बनाना, उसको पीरियोडिकली रिवाइज करना, जो लोग की डेथ हो चुकी है उनको उसमें से रिमूव करना, जो लोग 18+ हो चुके हैं उनको ऐड करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी SIR को लेके बिहार के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेके, वो भी प्रॉब्लम क्या है? इलेक्टोरल रोल से ही रिगार्डिंग है। इसके अलावा टू नोटिफाई द डेट्स एंड द शेड्यूल्स ऑफ द इलेक्शंस, स्क्रूटिनाइज करना, रिकॉग्निशन पॉलिटिकल पार्टी को देना, इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करना पॉलिटिकल पार्टी को। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि टू एक्ट एज अ कोर्ट फॉर द सेटिंग द डिस्प्यूट फॉर द ग्रांटिंग ऑफ द रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टी एंड द अलॉटमेंट ऑफ द इलेक्शन सिंबल, तो उसके लिए कोर्ट की तरह भी यानी कि क्वाज़ी जुडिशियल काम भी करते हैं ये। साथ साथ में टू अपॉइंट द ऑफिसर्स फॉर द इंक्वायरी इनटू द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्टोरल अरेंजमेंट,
टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, ये भी इन्हीं का काम है। रोस्टर फॉर द पब्लिसिटी हो गया, पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रिजाइड ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसकी मीटिंग को प्रिजाइड भी करते हैं। एडवाइस देते हैं गवर्नर को ऑन द मैटर रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कैंसिल कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी का पोल, अगर वहाँ पे कोई वायलेंस हुआ है, कोई इरेगुलरिटीज़ हुए तो उसका पोल कैंसिल करने की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। साथ ही साथ टू रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर द रिक्विजिटिंग द स्टाफ नेसेसरी फॉर द कंडक्टिंग द इलेक्शन। भाई स्टेट के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराने ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है तो गवर्नर और प्रेसिडेंट को ये बोल सकते हैं कि भाई हमको प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन मशीनरी है एंटायर, उसको सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना थ्रूली, वो भी इनका काम है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सकें। प्रेसिडेंट को एडवाइस देना जब भी इलेक्शंस के मैटर में, जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है तब, और टू रजिस्टर करना पॉलिटिकल पार्टी को फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन इन द ग्रांट देम द स्टेटस ऑफ द नेशन ऑफ द स्टेट, पार्टी का स्टेटस देना पोल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, वो भी किसका काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है उनको जनरली क्या है, कई बार डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन है वो भी असिस्ट करने के लिए किए जाते हैं, और ये डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर जनरली सिविल सर्वेंट होते हैं, उन्हीं को स्पेसिफिक टेन्योर के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसके अंदर जैसे सेक्रेटरी है, डेप्यूटी सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी है, इनको जनरली क्या होता है डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन के तौर पे भी अपॉइंट किया जाता है। बट आज के टाइम में ऐसा कोई देखने को मिलता है, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है प्लस 2 इलेक्शन कमीशन हमको देखने को मिलते हैं, ऐसी कोई पोस्ट अभी है नहीं एज ऑफ नाउ, ठीक है। इसके अलावा स्टेट लेवल पे हमको क्या देखने को, ये तो क्या है सेंट्रल के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इसके अलावा स्टेट लेवल पे भी हमको देखने को मिलता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट लेवल पे ये जो फॉर एग्जांपल अगर स्टेट के इलेक्शंस हैं या जनरल इलेक्शंस भी, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करते हैं, स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं, और वो रिटर्निंग ऑफिसर और उनके अंदर डिस्ट्रिक्ट और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी एवरी पोलिंग बूथ के लिए क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। यानी चीफ इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट कर रहा है स्टेट लेवल पे, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन को देख रहे हैं, उनके नीचे रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये लोग आ रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी तक पूरी एक मशीनरी काम कर रही है, उसको भी कौन टेक केयर करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही करते हैं। तो ये कुछ पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशंस के कुछ विज़न है, मिशन है और कुछ प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं हमको। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका विज़न हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो स्ट्राइव करता है टू बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द एक्सीलेंस बाय एनहांसिंग द एक्टिव एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन एंड डीपनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन द इंडिया एंड द ग्लोबली। तो इनका विज़न यही है कि भाई इंडिया में और ग्लोबली जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। मिशन क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, to maintain the independence, integrity and the autonomy, ensure the accessibility, inclusiveness and the ethical participation of the stakeholder in the election process, and to adopt the highest standard of professionalism for delivering the free and fair transparent elections, to strengthen the trust of the electoral democracy and the governance। तो electoral democracy को strengthen करना, governance को strengthen करना, free and fair election conduct करवाना, inclusive और accessible electoral participation होना, ये सारा ensure करना मिशन है किसका, इलेक्शन कमीशन को, कमीशन ऑफ इंडिया का। इसके अलावा इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी देखने को मिलते हैं जो इनको गाइड करते हैं गुड गवर्नेंस के लिए, किसको, इलेक्शन कमीशन को। जैसे कि टू अपहोल्ड द वैल्यूज एंश्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी टेक केयर करते हैं ये। कंडक्ट द इलेक्शन विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द क्रेडिबिलिटी, फेयरनेस एंड द फ्रीनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी के साथ, ऑटोनॉमी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ इलेक्शन कंडक्ट कराना, ये भी इनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। पार्टिसिपेशन होना चाहिए ऑल द एलिजिबल सिटीजन्स का, ये भी इनके मेन प्रिंसिपल्स में आती है। पॉलिटिकल पार्टी का एंगेजमेंट हो स्टेक होल्डर्स के साथ, इलेक्टोरल प्रोसेस का इंटरेस्ट, ये सब भी इन्हीं के अंडर आता है। और अवेयरनेस फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन होना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना, ये भी इनका ही क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल है। साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना, प्रोफेशनल डिलीवरी करना, इलेक्शन सिस्टम का बिल्ड करना, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, एडॉप्ट करना टेक्नोलॉजी फॉर द इंप्रूवमेंट इन द ऑल एरिया ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, स्ट्राइव करना फॉर द एडॉप्शन ऑफ द इनोवेशंस, प्रैक्टिसेस हो गया फॉर अचीविंग द एक्सीलेंस इन द ओवरऑल रियलाइजेशन ऑफ द विजन ऑफ द मिशन, एंड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रेनफोर्समेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज बाय मेंटेनिंग एंड द रीएनफोर्सिंग द कॉन्फिडेंस एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इन द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो ये कुछ सारे प्रिंसिपल्स हैं जो गाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उनका रोल परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये विज़न, मिशन एंड प्रिंसिपल देखने को मिलता है हमको इलेक्शन कमीशन का। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आर्टिकल जो हमको देखने को मिलते हैं
रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 से लेके 329 तक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ये, जो क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्शन का। इसके बाद 325 बोलता है कि भाई किसी भी कम्युनिटी को रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कि भाई इनको इलेक्टोरल रोल में उनका नाम इनके बेस पर डिसाइड नहीं होगा। 325 यानी कि हम बोल सकते हैं ये फ्री एंड फेयर एंड राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। 326 क्या करता है, राइट टू वोट की बात करता है थ्रू द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू, तो राइट टू वोट आर्टिकल 326। इसके अलावा पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेशंस के लिए लॉ बना सकती है, आर्टिकल 327 इलेक्शंस के। 328 स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है इलेक्टोरल लेजिस्लेचर्स के लिए। और 329 बात करता है भाई कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा इलेक्शन मैटर में। तो ये कुछ आर्टिकल्स है जो हमें याद रखने हैं। 324 इंपॉर्टेंट है, देन 329 भी इंपॉर्टेंट है, और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज 326 भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, तो ये था हमारा ओवरऑल चैप्टर जिसके अंदर हमने बात की इलेक्शन कमीशन के बारे में, कैसी बॉडी है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है, इनकी क्या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इनका विजन, मिशन और प्रिंसिपल क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर्स होगा हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।